Good morning, students. My name is Dr. Rekha. Today I am discussing in front of you about Sarv Shiksha Abhiyan in terms of inclusive education. What do you mean by Sarv Shiksha Abhiyan? Sarv Shiksha Abhiyan is the old concept. Sarv Shiksha Abhiyan means you have to give education to all students. सभी को आपको शिक्षा देनी है और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? देन फर्स्टली वी टॉक अबाउट सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान, as you know, the aim of सर्व शिक्षा अभियान is UEE. What do you mean by UEE? Universalization of elementary education. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी प्राथमिक शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उसका सार्वभौमिकरण. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण. स्टार्टेड इन सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2001 में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके कार्यक्रम की शुरुआत की थी. अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या कहा गया सर्व शिक्षा अभियान में, सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी. उसके बाद देखिए गोल क्या था सर्व शिक्षा अभियान का? असेस, एनरोलमेंट, रिटेंशन. व्हाट डू यू मीन बाय असेस? असेस होता है धारण करना, यानी कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, वो स्टूडेंट्स जो जिनको नियर बाय स्कूल नहीं है, उनको स्कूल में लेके आना, वो असेस है. असेस मतलब किसी चीज को अडॉप्ट करना, धारण करना. देन इनरोलमेंट. इनरोलमेंट है नामांकन. इनरोलमेंट का मतलब है कि उन सभी बच्चों को स्कूल में लाके उनको एडमिशन दिया जाए, उनका एडमिशन स्कूल के अंदर करवाया जाए. और उसके बाद है रिटेंशन. रिटेंशन है धारण करना. धारण करने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि हमने बच्चों को एडमिशन दिलवा दिया या एडमिशन के लिए बच्चे स्कूल में आएंगे, वो 1 या 2 साल पढ़े और उसके बाद बीच में ही अपनी स्टडीज को छोड़कर चले गए. इसका मतलब ये है कि वो एटलीस्ट जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है वो उनको पूरा करे. जैसे गवर्नमेंट का एम है 6 से 14 वर्ष, यानी कि कंप्लीट यहाँ तक तो बच्चा एजुकेशन ले, एलिमेंट्री एजुकेशन, जिससे क्या हो, उसको जो उसकी बेसिक स्किल्स है वो डेवलप हो. तो 3 कंसेप्ट थे इसमें, असेस, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन. नेक्स्ट इज रिजेक्शन पॉलिसी. गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी. जीरो रिजेक्शन पॉलिसी मीन्स कि जो अगर आपको बच्चे में 1% भी कैलिबर नजर आ रहा है, डिसेबल बच्चा है, ऐसा बच्चा है जो डिप्राइव्ड सेक्शन से है, जो कि वंचित वर्ग से है, अगर उस बच्चे में आपको कुछ भी नजर आ रहा है तो उसको एनरोल कीजिए. ऐसे स्टूडेंट्स को आप लेकर आइए स्कूल में. दैट इज जीरो रिजेक्शन पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज RTE. RTE was as a legal provision. RTE means Right to Education Act 2009. Right to Education Act 2009 was a legal provision. ये एक legal provision था. इसका जो सर्व शिक्षा अभियान जो 2000 में शुरू हुआ था, 2001 में, इसको ये देखने के लिए RTE की जो अभियान हमने चलाया था, it was like a check. उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए कि जो अभियान हमने चलाया था, क्या उस अभियान के तहत सारे कार्य ठीक हो रही हैं, क्या सभी उन बच्चों को शिक्षा मिल रही है. RTE राइट टू एजुकेशन, यानी कि बच्चों का अधिकार है शिक्षा लेना, क्या उनको उनके अधिकार की प्राप्ति हो रही है, क्या उनको उनका वो अधिकार मिल रहा है. तो ये चीज देखी गई RTE के तहत. नेक्स्ट हम करते हैं रोल ऑफ SSA इन इंक्लूसिव एजुकेशन. सर्व शिक्षा अभियान, जैसे हमने बताया कि नॉर्मली भी हम बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स स्टूडेंट्स, दे विल गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चाइल्ड. तो उसमें क्या है, स्पेशली व्हाई इट इज
इन टर्म्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन और इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि कौन कौन से एरिया इसमें रखे गए हैं। स्पेशली गर्ल्स है, डिप्राइव्ड सेक्शन से हैं, एससी है, एसटी है। तो इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो गलियों में घूमते हैं, जो बहुत ज्यादा जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इससे देखिए कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्या कहा गया कि सर्व शिक्षा अभियान में क्या कहा गया इन बच्चों के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये रोल था सर्व शिक्षा अभियान का इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चाइल्ड। यस, फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द चाइल्ड, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पेशल चाइल्ड। तो आपने देखना है कि अगर हमारी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगी तो हम अगला स्टेप कैसे करेंगे। इफ यू डोंट नो, इफ यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर से आपका फीवर चेक करता है। वो क्या है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि आपको फीवर है या नहीं है, या फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो चेक करके उस चीज को आइडेंटिफाई करता है। तो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द चाइल्ड। सबसे पहले हमें एक बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है। देन प्रिपरेशन ऑफ IEP। व्हाट डू यू मीन बाय IEP? इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान। Individual educational plan. What do you mean by individual educational plan? तो इसमें क्या है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान में कि जो व्यक्ति की, जो बच्चे की, जिस बच्चे की जिस भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग उसको प्लान दिया जाएगा। यानी कि ये नहीं होगा कि कॉमन सभी बच्चों के लिए एक जैसा प्लान होगा। नो, इट विल बी नॉट लाइक दैट। इसमें क्या होगा कि बच्चे की, पहले हमने कहा कि आइडेंटिफाई द स्पेशल चाइल्ड, पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन प्रिपरेशन ऑफ IEP, हम उसके लिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाएंगे कि उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और उनके अकॉर्डिंग उनको किस प्रकार का एजुकेशनल प्लान हमें देना चाहिए। वी विल फ्रेम द IEP individual educational plan. Then arrangement of assistive devices. What do you mean by assistive devices? मैंने आपकी पुरानी वीडियो में भी कईयों में बताया है कि जैसे हम बात करते हैं HI की, तो we need hearing devices जिससे हम सुन सकें। If we are talking about the VI, visual impaired, we need braille magnifier glasses. If we are orthopedic, we need braces. Is it right? तो इसी तरह से जितने भी असिस्टिव डिवाइसेस हैं वो उन बच्चों को दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। यस, फर्स्टली अ टीचर शुड आइडेंटिफाई द चाइल्ड। तो उस बच्चे को, अब आपसे किसी बच्चे का कांटेक्ट है, इफ यू आर अ टीचर देन यू शुड आल्सो एबल टू नो द drawbacks of a child. You should also know the abilities of a child. You should also know the strength of the child, and you should also know the weaknesses of a child. So firstly we have to train a teacher. That's why क्यों करेंगे हम ऐसा? क्योंकि अगर एक टीचर को ऐसी पहचान होगी कि अगर सपोज करो कि बच्चा VI है और VI में वो माइल्ड है, तो हम क्या करते हैं, वो बच्चा ऐसे करके देखेगा पिक्चर्स को भी और बोर्ड को भी। अगर टीचर को पता होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम VI बच्चों के साथ हो सकती है, तो क्या करेगा टीचर उसकी पहचान करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही उसको एजुकेशनल प्लान जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ रिसोर्स टीचर। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स टीचर? अगर हम एक जनरल टीचर की बात करें तो जनरल टीचर उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कई बार। और अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि VI स्टूडेंट्स की, तो उसमें क्या है कि अ जनरल टीचर कांट यूज ब्रेल लैंग्वेज। वो ब्रेल कौन जानता होगा? एक रिसोर्स टीचर जानेगा, क्योंकि उसने उस चीज को प्रयोग किया है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे को ब्रेल को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, या फिर जितने भी नए इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको कैसे यूज करना है। तो एक रिसोर्स टीचर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग फॉर पेरेंट्स। यस,
समटाइम पेरेंट्स आर ऑल्सो वरीड अबाउट देयर वर्ड्स। चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, बट पेरेंट्स आर ऑलवेज वरीड। और चिंता में कई बार वो क्या कर देते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं अपने बच्चों के लिए कि ये बच्चा हमारा नहीं कर पाएगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो यू हैव ऑल्सो गिव ट्रेनिंग टू द पेरेंट्स। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या कहा गया कि ऐसे बच्चों के बारे में उसके पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देनी है कि ये बच्चे की डिसेबिलिटी है और इस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस बच्चे का ये ट्रीटमेंट हो सकता है। तो डोंट वरी अबाउट योर वर्क। Next is preparing a curriculum, teaching, learning material. Yes, we have to frame the curriculum and teaching, learning material according to their need. Okay, तो हम करिकुलम कैसा बनाएंगे, नॉट कॉमन करिकुलम, नॉट जनरल करिकुलम, जो सभी के लिए बराबर हो, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार नहीं करेंगे। अब सपोज कीजिए कि मैंने बात की थी अभी VI की, तो वहां पर बच्चे को अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें पार्शल है बच्चा, तो उसमें बच्चे को दिक्कत है, तो वो उसी फॉन्ट में कैसे किताब पढ़ेगा जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा पढ़ लेता है, नहीं, उसको एक बड़े साइज में बड़े फॉन्ट की बुक की आवश्यकता होगी। तो इसी तरह से टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल हैं वो सारे के सारे ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नेक्स्ट इज बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर फ्री एनवायरनमेंट? मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बैरियर बहुत सारे हैं। इमोशनल बैरियर्स आर देयर, सोशल बैरियर्स आर देयर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर देयर, इन्वायरमेंटल बैरियर्स आर देयर, क्योंकि ऐसे बच्चों को बचपन से ही रिजेक्शन की आदत पड़ जाती है, उनको बचपन से ही रिजेक्ट किया जाता है, उनको बचपन से ही हीन भावना का शिकार बना दिया जाता है। यू कांट डू एनीथिंग इन द सोसाइटी, ये भावना उनके अंदर बचपन से ही पैदा कर दी जाती है। तो इस प्रकार का बैरियर आप बच्चों के लिए नहीं लगाओगे। अगर बच्चा किसी भी प्रकार की बाधिता से ग्रस्त है तब आप उसको मोटिवेट करोगे, आप कहोगे नहीं, आप में ये पोटेंशियल्स हैं, ये एबिलिटीज हैं और आप अपने पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन गारंटी स्कीम। इस स्कीम को EGS भी कहा जाता है। EGS एजुकेशन गारंटी स्कीम। तो उसमें क्या है, एजुकेशन गारंटी स्कीम में क्या कहा गया कि अगर किसी बच्चे के आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी स्कूल नहीं है तो उसके लिए, अगर उस एरिया में बच्चे हैं 15 से 25 तक, लेकिन उस एरिया में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, स्कूल नहीं है, बच्चा स्कूल तक नहीं जा पा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि उसको एजुकेशन दी जाएगी। उसके लिए आप वहां पर स्कूल की स्थापना करवाएंगे या फिर आप उसको होम बेस्ड लर्निंग भी दे सकते हैं अगर बच्चा कहीं पर भी जाने में असमर्थ है। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। यस, कंट्रोलिंग इज मस्ट ऑन एवरीथिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इवैल्यूएशन इज मस्ट। सबसे पहले एक बात करते हैं कि कोई भी काम हम करते हैं जीवन में तो उसकी हम मेरिट और डिमेरिट, पॉजिटिविटी एज वेल एज कि उसमें हमारे क्या ड्रॉबैक रही, क्या वो प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, कहाँ किस प्रकार की ड्रॉबैक्स रही कि वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उन चीजों को, हम दोनों चीजों को देखते हैं कि क्या उसमें, क्या उसका पक्ष लेकर भी और उसका विपक्ष लेकर भी कि क्या कमियां रही जिनको हम आगे इससे बेटर रूप में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, हमें उस चीज का मूल्यांकन भी करना है। मूल्यांकन में आपको पता है कि हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट देखते हैं कि उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करके हम देखते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड। हम जिस काम के लिए, जिस टास्क के लिए हम आगे बढ़े थे, जिस टास्क के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएशन लिया था सर्व शिक्षा अभियान का, क्या वो उनका एम पूरा हुआ, क्या उनका मकसद पूरा हुआ। जैसे हमने बात की थी कि असेस एनरोलमेंट और रिटेंशन की, तो क्या सारे स्टूडेंट्स रिटेंशन के बाद ही ड्रॉप आउट करके गए या बीच में तो नहीं छोड़ गए कोई स्टूडेंट्स। तो इन चीजों का पर हमने पूरा का पूरा मूल्यांकन करना है, कंट्रोल करना है, इवैल्यूएशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you will be able to understand everything. Okay, thank you, have a nice day.